पैलेस्टाइन के हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इस बार सारी हदें पार कर दी। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पे किए अटैक में इतनी बर्बरता दिखाई जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। आकाश से रॉकेट्स की बारिश, जमीन से, पानी से, हवा से, सब तरह से हमला। इनकी बर्बरता इतनी भयानक थी कि औरतें, बूढ़े और बच्चों की तो दूर की बात है, इन्होंने गर्भवती महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास ISIS से भी बदतर है। पर आखिर ये हमास है क्या और इजराइल से इसको चाहिए क्या? आखिर इजराइल की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद इतने भयंकर टेरर अटैक को ट्रैक करने में फेल कैसे हो गई? दुनिया किसकी सपोर्ट में है और आपको किसके सपोर्ट में रहना चाहिए, इन सब के बारे में आगे बात करते हैं। बट स्टार्ट करते हैं 7 अक्टूबर 2023 से, जिस दिन ये टेरर अटैक हुआ था, और एक टाइमलाइन में जानते हैं कि उससे 7 अक्टूबर के पूरे दिन इजराइल में क्या क्या हुआ और अब भी क्या हो रहा है। तो ये खूंखार कहानी शुरू होती है 7 अक्टूबर 2023 को सुबह के 6:30 बजे, जब ज्यादातर इजरायली लोग अपने घर में आराम से सो रहे थे। तभी अचानक सायरन बजना शुरू हो जाता है, सिटीजन्स को ये बताने के लिए कि हम पे हमला हुआ है, कहीं कवर ले लो। ये हमला हुआ था हमास के द्वारा गाजा स्ट्रिप से, जो इजराइल के इस साइड मौजूद है। इनिशियली इजराइल कहता है कि हमास ने करीब 2200 रॉकेट छोड़े थे, जबकि हमास खुद कहता है कि नहीं, हमने 5000 रॉकेट छोड़े हैं। उसके बाद हमास आतंकी गाजा स्ट्रिप से बॉर्डर तोड़कर कुछ सी से, कुछ स्पीड बोट से, समंदर से, कुछ एयर से पैराग्लाइडिंग करके इजराइल में घुसकर सिविलियंस पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। और इस अटैक के बस कुछ ही देर बाद इस अटैक को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड हमास का कमांडर मोहम्मद देफ ये स्टेटमेंट देता है कि यस, ये अटैक हमने कराई है। फिर उसी दिन 10:30 AM के आसपास इजराइल मिलिट्री एक्शन लेती है और रिटेलिएशन में गाजा पे एयर स्ट्राइक करना शुरू कर देती है। 11:30 AM इजरायली PM नेतन्याहू इस अटैक से रिलेटेड फर्स्ट पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि इजराइल इज एट वॉर, हमास के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं और अपने देशवासियों से कहते हैं कि हम ये वॉर जरूर जीतेंगे, बस अपना साथ बनाए रखना। 11 AM ईस्टर्न टाइम व्हाइट हाउस से अनाउंस करता है US प्रेसिडेंट बाइडेन का इजरायली PM नेतन्याहू से बात हो गई है एंड जो बिडेन ने इजराइल को सपोर्ट दिखाते हुए कहा कि हम आपके साथ हैं, टेररिज्म कांट बी जस्टिफाइड। 5 PM अकॉर्डिंग टू ईस्टर्न टाइम फिर से नेतन्याहू एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि वी आर एट वॉर एंड वी विल विन दिस वॉर। करंट स्टैटिक्स की बात करें तो इजराइल डिफेंस फोर्स ने ये कंफर्म किया कि इजराइल में अभी तक एटलीस्ट 1200 लोगों की जान चली गई है और 1700 लोग घायल हुए हैं और कम से कम 150 इजरायली लोगों को हमास ने होस्टेज बनाकर रखा है। Militants are targeting civilians, taking more than 100 hostages. बट थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं कि आखिर हमास है क्या और इजराइल से इसको चाहिए क्या, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये है इजराइल और ये वाला दोनों पार्ट है पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन की इस टेरिटरी को वेस्ट बैंक और इसको गाजा स्ट्रिप कहते हैं। अब पैलेस्टाइन और इजराइल का काफी पुराना कंट्रोवर्शियल पास्ट रहा है लैंड को लेकर। पैलेस्टाइन कहता है कि ये हमारी जमीन है और इजरायली से कब्जा कर रहे हैं, जबकि इजराइल कहता है कि ये हमारे पूर्वजों की जमीन है, इसलिए ये जमीन हमारी हुई। और इसलिए 1948 से जब इजराइल कंट्री का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तब से लेकर आज तक इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच इतने सारे वॉर हो चुके हैं, जिसमें दोनों तरफ से हजारों लोग घायल हुए हैं और हजारों लोगों की जान गई है। इसलिए ये देखते हुए 1993 में तब के पैलेस्टाइन के लीडर यासिर अराफत और इजरायली लीडर यित्ज़हाक राबिन दोनों ओस्लो एकॉर्ड पैक्ट पे साइन करते हैं, जिसमें बेसिकली था कि पैलेस्टाइन को एज अ कंट्री कंसिडर किया जाएगा, जिसके पार्ट में आए वेस्ट बैंक और ये गाजा स्ट्रिप, और पैलेस्टाइन भी इजराइल को एक कंट्री कंसिडर करेगा और इजराइल के पार्ट में ये वाला हिस्सा आएगा। ये पैक्ट साइन तो हो गया, बट इसके बाद भी दोनों कंट्रीज के बीच टेंशन खत्म नहीं हुई, बिकॉज पैलेस्टाइन में कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग थे जिनका कहना था कि ज़्यूस को भगाकर पूरा इजराइल को पैलेस्टाइन बनाओ, और इधर इजराइल में भी कुछ लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि पैलेस्टाइन का ये दोनों हिस्सा भी इजराइल में शामिल करो। और इसलिए इस एग्रीमेंट के ठीक 2 साल बाद 1995 में एक एक्सट्रीमिस्ट ज़्यूस बंदे ने इजरायली PM राबिन को नेट कर दिया, बिकॉज उसके अनुसार उन्होंने पैलेस्टाइन को वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप देकर गलत किया था। और इधर पैलेस्टाइन में भी कुछ लोग इस फैसले से खुश नहीं थे, इसलिए 1987 में शेख अहमद यासीन, एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक बंदे ने गाजा में हमास नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जिसका एक ही मकसद था इजराइल को खत्म करना और उसे पैलेस्टाइन बनाना। और उसके बाद ये आए दिन इजराइल पे अटैक करने लगे, जिसके बाद 1997 में USA ने इसे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। खैर 2005 तक तो गाजा पर भी पैलेस्टाइन गवर्नमेंट यासिर का ही कंट्रोल था, बट 2006 में हमास इलेक्शन जीत जाता है और अब गाजा स्ट्रिप पे फुल कंट्रोल हमास का हो जाता है। और उसके बाद हमास वही करता है जिस पर्पज से वो बना था, इजराइल को मिटाने की कोशिश। बट इस बार 7 अक्टूबर के किए अटैक में उसने सारी हदें पार कर दी। अपने सोशल मीडिया पे वो दिल दहला देने वाले वीडियो तस्वीरें देखे होंगे, जिससे आप समझ गए होंगे कि इस बार हमास ने कितनी बर्बरता दिखाई है। वैसे आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा होगा कि इजराइल की इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद, जिसे की दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल एजेंसी मानी जाती है, वो आखिर इतने बड़े टेरर अटैक को रोकने में फेल कैसे हो गए। तो वो कहते हैं ना कि बड़ा से बड़ा प्लेयर भी कभी कभी जीरो पे आउट हो जाता है। तो शायद मोसाद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो, बट ऐसा भी नहीं है कि मोसाद को इसके बारे में बिल्कुल भी पता ही नहीं था। दरअसल सैटरडे शाम को जब हमास के टेररिस्ट्स इजराइल गाजा बॉर्डर से घुसने की तैयारी कर रहे थे, तभी इजरायली इंटेलिजेंस के मॉनिटर पे कुछ अनयूजुअल डिटेक्ट हुआ। उन्होंने तुरंत वहां तैनात अपने सोल्जर्स को ये मैसेज भेजा, बट सोल्जर्स ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। अब पता नहीं क्यों, शायद उन्होंने उस मैसेज को पढ़ा नहीं होगा और मे भी पढ़कर इग्नोर कर दिया होगा। ये बात इजराइल के दो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने बताई। मोसाद की फेल होने की जो दूसरी वजह हो सकती है वो है ज्यादातर टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होना। एक्चुअली इजराइल का जो बॉर्डर है वो दुनिया का सबसे एडवांस्ड बॉर्डर है, जहाँ पे कैमरेस लगे हैं, रडार लगा है, मिलिटेंट्स को ट्रैक करने के लिए हर तरह के सेंसर्स लगे हैं और इन्हीं टेक्नोलॉजी को यूज करके इजरायली सैनिक गाजा बॉर्डर को मॉनिटर कर रहे थे, जिसका फायदा उठाते हुए पैलेस्टाइन आतंकी ने ड्रोन के सहायता से इजरायली कम्युनिकेशन नेटवर्क पे अटैक करके डिसेबल कर दिया। इवन उन्होंने ड्रोन से इजरायली रिमोट कंट्रोल मशीन गन्स को भी डिसेबल कर दिया और उसके बाद बॉर्डर के फेंस को बुलडोजर से तोड़ कर कि इजराइल में घुस गए। इवन इस अटैक से 3 दिन पहले इजिप्ट ने भी इजराइल को वार्न किया था, ये कहते हुए कि गाजा से कुछ बड़ा होने वाला है। बट डोंट नो व्हाई इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसको बिल्कुल लाइट लेकर इग्नोर कर दिया एंड यही सब मौका पाकर हमास ने अटैक कर दिया, जिसकी दरिंदगी पूरी दुनिया ने देखी। वैसे जब ये न्यूज आई कि हमास ने इजराइल पे अटैक कर दिया है, तो पूरे वर्ल्ड वाइड कुछ लोग जश्न मना रहे थे कि हमास ने ये सही किया। वे फ्रीडम फाइटर्स है जो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। इजरायलियों को ऐसे ही मारना चाहिए बिकॉज उन्होंने उनकी जमीन हड़पी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि उन लोगों की मेंटालिटी कैसी हो सकती है। और ऐसे ही लोगों को एड्रेस करते हुए यूके के पीएम ऋषि सुनक ने भी बहुत ही एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग भी हमास को सपोर्ट कर रहे हैं वो इस खूंखार अटैक के रिस्पॉन्सिबल है। हमास मिलिटेंट नहीं है, कोई फ्रीडम फाइटर्स नहीं है, दे आर जस्ट नास डली, जो कि एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है जिनकी आइडेंटिटी पैलेस्टीनियन इजरायली है, मतलब वो एक पैलेस्टीनियन है जिनका जन्म इजराइल में हुआ है। उन्होंने अपनी शौक एक्सप्रेस करते हुए कहा कि पहले मैं खुद को पैलेस्टाइन इजरायली कहता था, बट अभी के इंसिडेंट के बाद मैंने बार बार सोचा, बहुत बार सोचा एंड मुझे रियलाइज हुआ कि अगर दोबारा कभी इजराइल पे इस तरह से अटैक हुआ तो हम सेफ नहीं रह पाएंगे। बिकॉज जब एक टेररिस्ट इजराइल को इन्वेड करता है तो उस देश के हर सिटीजन को टारगेट करता है। वो ये नहीं देखता कि कौन ज्यू है, कौन मुस्लिम है, कौन इजरायली है और कौन किस देश का है, वो सबको मारता है। इसलिए मैं पैलेस्टाइन गवर्नमेंट के अंदर रहना अब कभी नहीं चाहूंगा। इसलिए अब से मेरा एक ही देश है एंड वो है इजराइल। इवन तो मैं एक ज्यूस नहीं हूँ, फिर भी मतलब इस दुनिया में नास डली जैसे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पैलेस्टाइन होते हुए भी इस अटैक से दुखी है, जो कि बिल्कुल सही बात है। बट वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी है जिनका पैलेस्टाइन या इजराइल से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, उसके बावजूद भी वह पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। वही टेररिस्ट जिनको अपने लोगों की भी चिंता नहीं होती, बिकॉज अगर चिंता होती तो हमास के टेररिस्ट जानबूझकर गाजा के कॉमन लोगों के बीच जाकर नहीं छिपते। जैसे कि इस पिक्चर में इजराइल डिफेंस फोर्स ने दिखाया कि उन्होंने इस टेरर साइट को टारगेट किया है जो एक मॉस्क के बिल्कुल करीब है और एक स्कूल से बस कुछ ही मीटर दूर है। मतलब उनको जरा सा भी परवाह नहीं है कि अगर यहाँ पे हमला हुआ तो स्कूल के बच्चों का, आसपास के लोगों का क्या होगा। एंड यही टेररिस्ट की निशानी होती है और यही कारण है कि इस टेरर अटैक में इजराइल के साथ दुनिया के करीब 84 कंट्रीज इजराइल के साथ खड़ी है, इंक्लूडिंग इंडिया टू। इवन इलोन मस्क ने भी इजराइल को सपोर्ट दिखाते हुए कहा कि वहाँ पे सभी टेस्ला चार्जर्स को सिविलियंस के लिए फ्री कर दिया गया है। जो लोग इन टेररिस्ट को ऐसे आराम से अपने घर में बैठकर जस्टिफाई कर रहे हैं, उनको जरा सा भी अंदाजा नहीं होगा कि जिस दिन इजराइल पे ये टेरर अटैक हुआ उस दिन वहाँ के लोगों की सिचुएशन क्या होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भारूचा, जो इस टेरर अटैक के टाइम पे इजराइल में ही थी, जो अब सेफ्टली इंडिया वापस आ चुकी है, उन्होंने एक्सप्रेस की कि कितना दहशत होता है जब कोई इंसान ऐसे सिचुएशन को फेस कर रहा होता है। Just 2 days back, I woke up in a hotel room in Tel Aviv with bomb sounds around me and sirens blaring, and we were taken down to a basement and shelter areas. And मैं पहले ऐसे सिचुएशन में कभी रही नहीं हूँ, बट आज जब मैं अपने घर में उठी हूँ with no sounds and feeling safe and feeling fine, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी बड़ी बात है, हम कितने फॉर्चुनेट है कि हम इस कंट्री में हैं, कि हम प्रोटेक्टेड है, हम सेफ है। हालांकि इजराइल के काउंटर स्ट्राइक के बाद अब पैलेस्टाइन का भी यही हाल है, बिकॉज इजराइल की तरफ से गाजा स्ट्रिप पे किए गए एयर स्ट्राइक में अभी तक कम से कम 900 लोगों की जान जा चुकी है और 4250 लोग घायल हुए हैं। वहाँ भी लोग दहशत में जी रहे हैं। वहाँ से भी मासूम बच्चों, महिलाओं की कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही है जिसे देखकर दिल दहल जा रहा है। वहाँ भी प्रेग्नेंट महिलाएं अपने अनबोर्न बच्चे के साथ जाने गंवा रही है और अब माहौल वहाँ भी बहुत क्रिटिकल हो चुका है। तो शुक्र करो कि आप इंडिया में हो और सेफ हो, और प्रे करो कि ये वॉर जल्दी खत्म हो जाए, बिकॉज एट द एंड मरते इंसान ही। एंड अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी को सपोर्ट करना चाहते भी हो तो सिर्फ ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करो।